नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। बहुत शुक्रिया आपका सर। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार सुमन जी को, इस कार्यक्रम के जितने भी आयोजनकर्ता हैं जिन्होंने मेहनत की इसको सफल बनाने में, और यहाँ पर दूर दूर तक जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सुधारक बैठे हुए हैं, आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मैं आप सबको सामाजिक कार्यकर्ता क्यों बोल रही हूं, सामाजिक सुधारक क्यों बोल रही हूं? क्योंकि जब देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही हो, जब एक तरफ मनुवाद को थोपने की लड़ाई चल रही हो, मनुस्मृति को थोपने की लड़ाई चल रही हो, और दूसरी तरह आप लोग संविधान दिवस मनाकर संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आप सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जितनी चेतना आप सब में है, उससे लगता है कि संविधान पे तो बदलने की बात छोड़ दीजिए, हमला भी कोई नहीं कर सकता। अभी हमारी दो बच्चियां, हमारी दो छोटी बहनें गाना गा रही थी। एक हमारे जो समाज, सोसाइटी जिसमें रहा है, जिसमें हमेशा एक पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक अंतर रहा है, खासकर मनुस्मृति में जैसा उल्लेखन हुआ है, उन्होंने उस दर्द को गाया अपने गाने में। लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो हैं, उन्होंने एक बेटा को बुलाया तो एक बेटी को भी बुलाया। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। और मैं निवेदन करूंगी कि आगे आने वाले जितने भी समय जब संविधान दिवस आप मनाएं, तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर संख्या में बुलाएं अपने मंच पर, और मैसेज दे समाज को और अपनी छोटी बच्चियों और बेटियों को कि भले वो 5000 साल पहले वो सदियों की जो परंपरा रही है, हम तो उसको लागू नहीं होने देंगे। हम बराबर का सम्मान देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो एक बेटा हो चाहे एक I can guarantee once you start trading with AI, you'll never want to go back to doing it manually. The results speak for themselves. चाहे एक बेटी हो। लेकिन बात और आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट से आई। और लेट से क्यों पहुंची, आप सबको मालूम है कि ट्रेन लेट हो जाए तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, रेलवे भी जिम्मेदारी नहीं लेगी, हम जिम्मेदार होंगे, हम क्योंकि उसमें बैठे हुए हैं। फ्लाइट जिम्मेदार नहीं होगा एयरलाइन कि फ्लाइट डिले हो जाए, हम जिम्मेदार होंगे क्योंकि हम उसमें बैठे हुए हैं। और आज दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे जो बहस मेरी हुई कि मैं अगर यहाँ समय पर नहीं पहुंच पाई तो आप सबको मैं कोर्ट में घसीटूंगी, और मेरे पीछे वो सारे लोग होंगे जिनके बीच में मैं जाना चाहती हूँ। और ये मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर मेरे हैंडल उठाकर देख लीजिए, मैंने उनको धमकी दी, लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेंगे, क्योंकि मुझे 6 बजे पहुंचना था और आप सबकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई, डिले हुई। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे अपने लोगों के बीच में 6 बजे पहुंचना था, आप इसके जिम्मेदार हैं और आपको हम कोर्ट में घसीट कर लाएंगे। लेकिन आज क्योंकि संविधान दिवस है, आपको मालूम है कि संविधान दिवस हम मनाते हैं, हम समाज को बताते हैं, हम एकता बताते हैं, हम बताते हैं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म को देखकर इसमें भेदभाव नहीं है, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जो भी हो, हम संविधान दिवस मनाते हैं। यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक विचारधारा की बात कर रही हूँ। आप इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी से जोड़कर देखिएगा कि आज के जो करंट रिजीम है, जिसकी एक विचारधारा है, वो संविधान हत्या दिवस मनाती है। हत्या, संविधान के साथ हत्या शब्द लग ही नहीं सकता। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि 1975 में
इमरजेंसी लगी थी वह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे इतिहास का काला अध्याय है और हमेशा रहेगा। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ऐसे एक नहीं, अगर 10 इमरजेंसी लग जाए तब भी हमारे संविधान की हत्या कोई नहीं कर सकता। और उसी संविधान की ताकत है कि एक इमरजेंसी लगाने के बाद ऐसी सत्ता गई कि आज उस तरह से सत्ता आ नहीं पा रही है। और शायद किसी की हिम्मत नहीं है कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज के समय पर लगा दे। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चाहे जितना लगा दे, लेकिन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाने की हिम्मत किसी की नहीं है। यह संविधान की ताकत है। संविधान पे हमले कर सकते हो आप, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पे हमले कर सकते हो आप, उस पे अपनी आइडियोलॉजी थोप सकते हो आप, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप, पब्लिक को सताने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, राजनीतिक दोहन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पूंजी बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने निजी फायदा और सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हो। संवैधानिक संस्थाओं का वो एक हमला है, लेकिन संविधान ये ताकत देता है कि वो फिर से जो हमला करेगा उन संवैधानिक शक्तियों और संवैधानिक संस्थाओं पर, उनको ऐसे हटाएगा, उनकी विचारधारा को ऐसे साइड करेगा कि दोबारा वो पनप नहीं पाएंगे। ये इतिहास हमारा भारत इतिहास जानता है। संवैधानिक संस्थाओं की बात कर ले तो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है उसमें हमारी ताकत और प्रधानमंत्री की ताकत और एक पूंजीपति की ताकत बराबर होती है जब हम वोट करने जाते हैं। उन्होंने ये इंश्योर किया है कि आपकी ताकत और एक पूंजीपति की ताकत, चाहे उसके पास हजारों करोड़ों रुपए हो, चाहे वो एक प्रधानमंत्री हो देश के, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबकी ताकत बराबर है। एक व्यक्ति एक वोट, और एक व्यक्ति और एक वोट से चाहे तो जो भी विचारधारा ला सकता है, जो भी विचारधारा हटा सकता है, जिसकी भी सत्ता ला सकता है। यह ताकत हमें बाबा साहब ने दिया है। और आज जब हम देखते हैं कि उन संवैधानिक जो हमारी संस्था है उन पर जब अटैक होता है, हमला होता है, उनको कब्जे में किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन आपके वोट, हमारे वोट, इनके वोट, सबके वोट पड़े, वो इंश्योर कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें यह प्रूव नहीं करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। हम कागज लेकर नहीं जाएंगे और एक कागज से हमारी नागरिकता जो है वो प्रूव नहीं होगी। हम कागज दिखा करके हम इस देश के, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारी जनरेशन, हमारे हर कोई यही रहा है, इसी मिट्टी पे पला बढ़ा है, यही संघर्ष किया है, यही देश की आजादी दिलवाई है, यहीं पर हमने अपने खून पसीने लगाए हैं, यहीं पर खेती किसानी की है, यहीं पर मजदूरी की है, यहीं पर हमने काम किया है। और चंद लोग आकर हमसे कहेंगे आप प्रूव करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। ये ताकत उनको देता कौन है? ये ताकत संविधान नहीं देता है, ये गैर संवैधानिक ताकत है जो हमें और आपसे कहती है बताइए आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। अरे आप बताइए आप हैं या नहीं है। आप पहले जो बैठे हुए हैं आप बताइए कि आप है या नहीं है इस देश के नागरिक, फिर हम सब बताएंगे। उसमें उस इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन में जब देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाता है और सत्ता पक्ष के 2 व्यक्ति, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के 1 व्यक्ति रखकर पलटा ऑलरेडी सत्ता पक्ष की तरफ भारी हो जाता है। आज जो सरकार है वो है, कल जो सरकार बदलेगी वैसे वो अपने लिए करेगी, परसों जो सरकार बनेगी वो ऐसे अपने लिए करेगी। तो हम आम जनता के लिए फेयर चांस कहाँ है? हम आम जनता के लिए फेयर चांस नहीं है। तो इस तरीके से संवैधानिक जो संस्था है उस पर हमला हो रहा है। दूसरा, अब सबको मालूम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें एक शब्द यूज किया जा रहा है, वो शब्द है शुद्धिकरण। मुझे उस शब्द शुद्धिकरण से बहुत घोर आपत्ति है, प्यूरिफिकेशन, क्योंकि ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शूद्रों के लिए शुद्धिकरण शब्द इस्तेमाल करते आई हैं। आपको मालूम होगा कि दलितों के गले में हांडी टंगवाते थे और कहते थे कि आप किसी रास्ते पर जाइए, अगर आपको थूकना है तो उस हांडी में थूकिए, क्योंकि शुद्धिकरण करना है कि आप कहीं ऐसा ना थूक दे जहां से कोई ब्राह्मण या जाए और उसका पैर पड़ जाए। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। फिर कहते हैं कि आप कमर में झाड़ू बांध कर चलिए, जिस रास्ते से जाइए वहां पर साफ करते जाइए, प्यूरिफिकेशन। आर्य समाज फिर कहते हैं कि अगर एक
कास्ट दूसरे कास्ट में, छोटी कास्ट में उनके अनुसार तथाकथित छोटी कास्ट, हम कोई छोटी और बड़ी कास्ट नहीं मानते। ये आपको अधिकार किसने दिया है कि आप हमें छोटे और बड़ा डिसाइड करो? वो कहते हैं कि अगर कोई छोटी और बड़ी कास्ट शादी कर लिए एक दूसरे में, या हिंदू और मुसलमान कर लिया शादी एक दूसरे में, तो उसका भी प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होना चाहिए। और आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कह रहे हैं शुद्धिकरण होना चाहिए। मतलब आप चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर समाज को, समुदाय को हटाकर टारगेट करके आप शुद्धिकरण करना चाह रहे हो। यह शब्द ही अपने आप में हम लोगों को याद दिलाता है कि कैसे शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबा साहब मनुस्मृति को जलाए थे, क्योंकि मनुस्मृति बताता है, कहता है कि हम बेटियां पहले अपने पिताजी के अंडर में रहेंगी, फिर अपने हस्बैंड के, फिर अपने बच्चे के अंडर में रहेंगी। दलितों को जो है कि वो धन संचय नहीं करना चाहिए, दलितों को घर नहीं बनाना चाहिए, शूद्रों को ये नहीं रखना चाहिए, और सबको मिलकर ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। हम बाबा साहब का सीधा कहना था कि मनुस्मृति जब तक ये चार जो वर्ण व्यवस्था है इसको नहीं हटाएंगे, जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था कि पहला स्टेप होना चाहिए इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करना, तभी समाज में एकता आएगी, तभी समाज में समानता आएगी, तभी समाज तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आज कुछ लोगों को बाबा साहब के नाम से बड़ी नफरत होती है। आप सब सुने होंगे, वो विचारधारा के लोग कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, फैशन हो गया है जैसे, अरे इतना नाम भगवान को लेते। हाँ फैशन है, हमारे लिए फैशन भी है, हमारे लिए हमारे आइकन भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब मॉडल भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब भगवान भी हैं, हमारे लिए बाबा साहब सब कुछ हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, कितनी परिवार होंगे, हमारे माता पिता पढ़े नहीं थे, अंगूठा लगाते थे, लेकिन उनका सीधा कहना था कि हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे, इसके लिए चाहे जो करना होगा हम पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पर जितने छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर आते हुए मैं देख रही थी तो बहुत अच्छा लगा, और सब बोल रहे थे, बाबा साहब का नाम ले रहे थे, जय भीम जय संविधान कर रहे थे। बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत गर्व कि यही बच्चे कल जाकर भारत की तकदीर लिखेंगे, यही बच्चे कल जाकर कहेंगे कि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो ताकत है, संविधान है तो आप और हम बराबर हैं, संविधान है तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जो भी कोर्ट हो, चाहे जो भी संवैधानिक शक्तियां हो और संस्था हो, उस सब में हम सबकी भागीदारी चाहिए और होनी चाहिए। कुछ और जो संवैधानिक संस्था हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, यूपीएससी में आरक्षण की मदद की वजह से जब हमारे समाज के पिछड़े दलित समाज के बच्चे, महिलाएं पहुंचने लगी, आईएएस बनने लगी, तो जानते हैं क्या सुविधा आ गई? लेटरल एंट्री। मतलब सरकार जिसको चाहेगी बिना परीक्षा, बिना उनके एग्जाम दिए हुए, उनको सीधे सचिव, उनको सीधे कहीं का डायरेक्टर, उनको सीधे किसी भी लेवल का अधिकारी बना सकती है बिना परीक्षा दिए हुए।